everyone, I'm Akhilesh and today we are going to learn the power sharing chapter from civics और SPA। आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक कंट्री के अंदर पावर को शेयर किया जाता है। पावर यानी कि वहां की जनता की एक्चुअल पावर, और वो होती है आइदर डेमोक्रेसी और जो भी कंट्री पर रूल कर रहा हो। तो यहां पर हम लोग डेमोक्रेसी को मेनली लेकर के चलेंगे और उसको डेवलप करने के लिए किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा दो एग्जाम्पल, पहला दैट इज ऑफ श्रीलंका एंड द सेकेंड वाज ऑफ बेल्जियम। दोनों ही एक बहुत ही छोटी कंट्री है। जहां श्रीलंका एशिया की एक आइलैंड कंट्री है, वहीं बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। अगर एरिया वाइज देखें तो बेल्जियम हमारे हरियाणा से ज्यादा बड़ी नहीं है। बेल्जियम अपने जो बॉर्डर्स हैं वो कुछ दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करती है, जैसे नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। वहीं श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है और ये अपना बॉर्डर, अपना ओशनिक बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती है नियर तमिलनाडु, और ये इंडियन ओशन पे लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन। एथनिक कॉम्पोजिशन से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम्स में, स्पेशली शॉर्ट आंसर्स में, जहां पर पूछा जाता है दैट व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका और व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। अगर श्रीलंका में देखें तो वहां पर दो कम्युनिटीज रहती थी। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिन्हला कम्युनिटी, दोज पीपल हु वर स्पीकिंग सिन्हलीज लैंग्वेज, whereas the second community was around 18% and they were speaking Tamils. And now these 18% people, out of these 18% people who were Tamil speaking, 13% people were the native Tamilians जो कि श्रीलंका में ही हमेशा से रहते आए हैं, whereas the remaining 5% were actually the migrant or the plantation workers, those who have migrated from India during the colonial period. तो ये यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन थी। अब चलते हैं हम बेल्जियम की तरफ। बेल्जियम, एज आई टोल्ड यू, बेल्जियम was sharing its boundaries with 4 major countries, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लुक्समबर्ग। और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो भी काफी ज्यादा वेरिएंट थी, जिसमें हम देखते हैं कि अराउंड 59% पीपल वर स्पीकिंग डच एंड देन 40% पीपल हु वर स्पीकिंग फ्रेंच and only 1% people were speaking German. So this was the ethnic composition of Belgium. लेकिन बेल्जियम में एक और ट्विस्ट था, वो ये कि जहां पूरे के पूरे बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे, वहीं वहां की कैपिटल में जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो माइनॉरिटीज में थे, क्योंकि ब्रुसेल्स में देयर वर ओनली 20% people who were speaking Dutch, whereas 80% people were speaking French. So हमने देखा कि किस तरीके से श्रीलंका के अंदर एक डिफरेंट एथनिक कॉम्पोजिशन थी और बेल्जियम के अंदर एक डिफरेंट एथनिक कॉम्पोजिशन। तो इन दोनों ही कंट्रीज में हम देखते हैं वैरायटी ऑफ पीपल आर लिविंग टुगेदर इन अ सेम पीस ऑफ लैंड। ऑब्वियसली कि यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट होना आम बात है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोग अपनी अपनी हक की बात करने के लिए सामने आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की, जहां श्रीलंका में मेजॉरिटी में रह रही सिन्हलीज कम्युनिटी ने अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया श्रीलंका के अंदर। उन्होंने तमिलियंस को किसी भी तरीके की वैल्यूज नहीं दी, यहाँ तक कि दे डोंट हैव एनी एजुकेशनल राइट्स, दे डोंट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स, और यहाँ तक कि उन्होंने जमीन तक अवेलेबल नहीं कराई जिसमें कि वो अपनी जीवन यापन के लिए कोई काम कर सके। Whereas on the other hand, Belgium, they have accommodated each and every community in their country. और इसी वजह से दो न्यू टर्म्स आपके सामने आते हैं और इन न्यू टर्म्स को वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। पहला दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटेरियनिज्म। 1948 में जब श्रीलंका कॉलोनी कंट्रीज से यानी कि ब्रिटिश से आजाद हुआ तो उसने वहां पर अपनी सारी की सारी पावर जो थी वो सिन्हलीज यानी कि मेजॉरिटी वाली जो कम्युनिटी थी उसको दे दी, और वहां की जो सिन्हलीज लैंग्वेज थी उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा भी दे दिया, जिसकी वजह से जो पीछे माइनॉरिटी कम्युनिटी रह गई उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट भी किया।
और इसी रिवोल्ट के कारण श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए, वहाँ की कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशन में काफ़ी इफेक्ट हुआ और इसे हम लोग सिविल वॉर के नाम से जानते हैं। सिविल वॉर एक्चुअली जब किसी कंट्री के अंदर दो कम्युनिटीज आपस में टकराती हैं या उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो उसी को सिविल वॉर कहा जाता है। बेल्जियम में उन्होंने जो कंसेप्ट लिया वो था एकोमोडेशन का कंसेप्ट। एकोमोडेशन का मतलब ही होता है कि कोई हमारे यहाँ आ रहा है तो हम उसको रहने की और सरवाइव करने के लिए जगह दे रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड इन बेल्जियम, दे हैव गिवन equal rights to all the communities and even in their parliament they have given their representation also। यानी कि वहां पे जर्मन, डच, फ्रेंच और स्पेनिश इन सभी लोगों को उन्होंने जगह दी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। वहीं उन्होंने ब्रुसेल्स में, क्योंकि ब्रुसेल्स में कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट थी, एज आई टोल्ड यू कि all over the Belgium you can see that there were the Dutch people who were in majority, लेकिन ब्रुसेल्स में डच पीपल्स माइनॉरिटी में थे, इसलिए उन्होंने वहां की कैपिटल की जो गवर्नमेंट थी उसको भी डिफरेंट कर दिया और वहां पर राइट्स सबको दिए गए, रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट ऑल्सो। तो हमने देखा किस तरीके से श्रीलंका के अंदर दो कम्युनिटीज थी, लेकिन उसके बाद भी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वॉर हो गई। वहीं बेल्जियम में इतनी डाइवर्स कम्युनिटी होने के बावजूद उन लोगों ने सभी को एकोमोडेट कर दिया। वहीं श्रीलंका में एक तमिल ईलम, एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की भी डिमांड रखी गई ताकि वहां के जो लोग हैं उन्हें पॉलिटिकली स्टेबिलिटी मिल सके और उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटीज में जॉब्स मिल सके। आगे चलते हैं जहां पर एक क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहला होगा प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा होगा मॉरल रीजन। अगर प्रूडेंशियल रीजंस की बात करें तो पॉलिटिकली एक सेफ कंट्री वही होती है जहां उसकी सारी कम्युनिटीज को बराबर की हिस्सेदारी मिले। तो यहाँ पे जो प्रूडेंशियल रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग की एक अच्छी चीज है वो ये है कि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। वहीं जहां इस तरीके से पावर शेयर किया जाता है वहां पर जो डिसीजंस होते हैं वो भी बहुत अच्छे निकल करके आते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ कि मॉरल रीजंस क्या है। सबसे पहला मॉरल रीजंस ये है कि किसी भी कंट्री में जहां हर एक कम्युनिटी की वैल्यू हो, जहां हर एक कम्युनिटी के व्यूज को वैल्यू दी जाती है, वो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्पिरिट होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें पूरी दुनिया में इक्वल राइट्स के लिए लड़ते हुए बहुत सारी कम्युनिटीज मिली। तो किसी भी कंट्री की मॉरल वैल्यूज अगर हम देखें तो वो इसी पे है जब वो अपने यहाँ के हर कम्युनिटी को बराबर का दर्जा दे और उनके वैल्यूज को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और उनके लिए काम करे। टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट द पावर शेयरिंग। नाउ लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। The forms of power sharing has been divided into four main categories. The first one is the horizontal type of power sharing. In this horizontal type of power sharing, the powers has been divided between the three organs of the government. The first one is legislature, second one is executives, and the third one is judiciary. Legislature. Legislature, basically we are denoting about the leaders, those who actually do debate in our parliament to form any of the laws. ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम लोगों ने इलेक्ट किया है और वो पार्लियामेंट पे बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और उसके बाद एक बेटर लॉ हमारी कंट्री के लिए निकाल कर लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आते हैं एग्जीक्यूटिव्स। ये एग्जीक्यूटिव्स जैसे कि हमारे आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जो कि लेजिस्लेचर्स की मदद करते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज को समझने के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, but the education minister is actually not knowing all the scenarios of the education like different boards, state boards, इन सब के बारे में उन्हें नहीं पता होता है। तो ऐसी कंडीशन पे जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो उनको एक क्लियर व्यू देते हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड हेल्प देम आउट टू टेक एनी डिसीजन। यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है उसमें हम देखते हैं
कि टाइम आने पर जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। एज वी नो दैट आफ्टर द इलेक्शन दिस लेजिस्लेचर गेट चेंज एंड न्यू लीडर्स कम आउट ओवर देयर, और इसीलिए हम इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स नहीं बोलते हैं बल्कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इन्हें हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर के नहीं आते हैं, बल्कि ये लोग एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आते हैं और ये परमानेंट होते हैं। वहीं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है हमारे हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट का, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का, वो है जुडिशरी। Like if there is any kind of conflict between any community or the people, वो सब के सब जुडिशरी के पास जाते हैं। और now the second form of power sharing, that is the vertical type of power sharing. In this type of power sharing, the power has been divided between different levels of government. For example, the union or the central government, the state government and the local government. और इन सबकी अथॉरिटीज जो होती हैं वो कंप्लीटली फ्रीडम के साथ उन्हें दी जाती हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट बाउंड टू आंसर देयर अपर सब यूनिट्स और द यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट इज फ्री फॉर सम ऑफ द चार्जेस। उनकी लिस्ट में जो भी चीजें आती हैं उसमें डिसीजन लेने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली फ्री होती है। वैसे ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑल ओवर इंडिया या किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उस देश के बारे में डिसीजन ले सकती है जिसके लिए वो आंसरेबल नहीं होती है। और तीसरी जो आती है दैट इज इन आवर कंट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स स्टेट से और कुछ पावर्स सेंटर से दी जाती हैं ताकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि सबसे नीचे जो लोग होते हैं उन लोगों पे भी हम लोग बराबर ध्यान दे सकें। So here we can understand that power has been divided among the three levels of government, that is the central government, the state government and the local government. Now about the third category of power sharing. In this third category, the power has been divided among the social groups, linguistic groups, religious groups and the weaker sections like women's. इसमें इन सारे छोटे छोटे ग्रुप्स को भी कुछ पावर्स दी जाती है जहां पर ये किसी चीज को पब्लिकली सपोर्ट कर सकते हैं या अगर ये उनके अगेंस्ट है या किसी तरीके से वो इनसे खुश नहीं है तो वो इसके अगेंस्ट भी अपनी आवाज या अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। एंड द फोर्थ कैटेगरी ऑफ पावर शेयरिंग, it is that power has been shared between the political parties and pressure groups. पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जिनको कुछ पावर्स दी जाती हैं जिससे कि वो लोगों को कन्विंस कर सकें या अपनी पार्टी को फॉर्म कर सकें जिसके थ्रू ड्यूरिंग इलेक्शन लोगों के पास एक बेटर चॉइसेस हो कि वो उनकी पार्टी को इलेक्ट करके गवर्नमेंट में ला सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स एक्चुअली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं होते बल्कि इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। दे माइट बी फॉलोइंग एनी ऑफ द रिलीजियस थॉट्स और एनी ऑफ द पर्सनल थॉट्स। Now, after reading this chapter, let's discuss about some of the very important question from this same chapter. Why power sharing is desirable? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बट लॉन्ग में पूछा जाता है that why power sharing is desirable? पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है? तो हम देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग में बहुत सारे रीजंस हम लोगों ने डिस्कस किए, जैसे कुछ प्रूडेंशियल रीजंस और कुछ मॉरल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजंस में हमने देखा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वहीं पर पावर्स का एक्चुअल इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम इसको कंपेयर करें डिक्टेटरशिप से या मोनार्की सिस्टम से, तो वी कैन सी दैट इन डिक्टेटरशिप द पावर इज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड विथ द किंग, एंड इन डिक्टेटरशिप वी विल सी दैट पावर इज कंप्लीटली centralized with the dictator only, that rest of the people are not able to access that power. और we can see कि वहां पर हमें डेमोक्रेसी भी देखने को नहीं मिलती है। वहीं हम लोग अगर मॉरल वैल्यूज की बात करें तो हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में लोग इक्वल राइट्स के लिए हमेशा लड़ते आ रहे हैं या उसके लिए स्ट्रगल करते आ रहे हैं, और ये इक्वल राइट्स हमारी मॉरल वैल्यूज में एस्टैब्लिश है।
कि अगर किसी कंट्री को राइज करना है तो वहां के लोगों को इक्वल राइट्स देना जरूरी है, ताकि वो सभी लोग एक कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकें। So through this question we can justify that why power sharing is desirable. Now the second question, एक छोटा सा रीजनिंग क्वेश्चन आता है that power sharing is the very spirit of democracy. पावर शेयरिंग जो है वो एक डेमोक्रेसी की बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिट है। सो एज आई टोल्ड यू, एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री है जहां उसके हर एक सिटीजन का ख्याल रखा जाए, या कह सकते हैं उसके हर एक सिटीजन की वोट्स की एक वैल्यू हो, या फिर वहां के सिटीजन्स जो है वो वहां की गवर्नमेंट के साथ शामिल हो किसी भी डिसीजन को लेने। तो इसके लिए अगर पावर शेयरिंग है, दैट मीन्स कि अगर हम लोग जो वोट करते हैं अगर उसको माना ही ना जाए या हमारी वैल्यूज ही ना की जाए, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक एक्चुअल या ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप हो पाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ आए और उन्होंने आकर के वहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास कर दिया, जिसकी वजह से नीचे से जितने भी उनके लेवल के लोअर सेक्शन से जितने भी लोग इलेक्ट होकर के आते थे उसके वो पूरी तरीके से निरस्त कर सकते थे। यानी कि वहाँ का एक तरीके से डिक्टेटरशिप आ चुकी थी, लेकिन ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट होकर के आ जाए, लेकिन वहाँ पर जो हेड है, जो वहाँ पे बैठा हुआ है यानी परवेज मुशर्रफ, वो किसी को भी अपनी पदवी से हटा सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में अगर इलेक्शन के थ्रू कोई कैंडिडेट चूज होके आ रहा है, फिर भी वो एक्चुअल पावर या एक्चुअल रूल एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो एक वेरी स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। अगर पावर शेयरिंग प्रॉपरली हुई है या पावर शेयरिंग को माना जाता है उस कंट्री में, तो हम देखते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी एक लंबे समय तक स्टैब्लिश रहती है, या ये कहें ट्रू डेमोक्रेसी लंबे समय तक स्टैब्लिश रहती है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, इवैल्यूएट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। पावर शेयरिंग इंडिया में अगर बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग कंप्लीटली सेट होती है इंडिया की गवर्नमेंट में। We will see that किस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक ही लेवल पर रख करके ट्रीट किया जाता है, और वो सब इंडिपेंडेंट है अपनी पावर्स के लिए। वहीं हम देखते हैं किस तरीके से वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तीनों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस तरीके की पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से इंडिया के अंदर हम कह सकते हैं कि हर एक कम्युनिटी को उनके राइट्स मिलते हैं, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके की वैल्यूज की वजह से ही आगे जा करके वो एक डेवलप्ड कंट्री भी बन जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बिकॉज ऑफ योर कमेंट्स इन आवर वीडियोज we get to know that you are very curious about your